हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कुछ मामला हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो वो क्या है मामला, चर्चा में क्या चीजें रही और पाकिस्तान की क्या अपील थी और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने कौन सी अपील को ठुकरा दिया है और भारत उसका विरोध क्यों कर रहा था, जो अपील दायर की गई थी, उन सब चीजों के बारे में आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, खासकर जब सिंधु जल समझौते से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सिंधु जल समझौता पढ़ रहे हो, तो वहां पर सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उनको करंट से अपडेट करने के लिए आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो देखें चर्चा में क्यों है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, इसने भारत सरकार के रुख का समर्थन किया, यानी कि जो भारत सरकार का रुख है उसका समर्थन किया है। और भारत सरकार का रुख क्या है उसको भी आगे जानेंगे। ठीक है, उससे पहले जाने कि भारत सरकार के रुख का समर्थन करते हुए फैसला सुनाया है कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ जो सिंधु जल समझौता संधि है उसके प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और पानी के उपयोग के निर्णय के लिए सक्षम है। यानी कि जो विश्व बैंक के द्वारा विशेषज्ञ समिति है ना, विशेषज्ञ कमेटी है, वो कमेटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता है उसके तहत अगर जो कोई विवाद उत्पन्न होता है उसको हल करने के लिए वो कमेटी सक्षम है। इस बात का जिक्र किया है किसने, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने। अब हुआ क्या था, भारत जो है वो झेलम और चेनाब पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा था। अब निर्माण के दौरान होता क्या है कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत जो है वो अतिक्रमण कर रहा है और वो चला जाता है सीधे डायरेक्टली चला जाता है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में, वहां पर अपील करता है भारत के खिलाफ। और इस अपील के सुनवाई में जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है वो क्या कहता है कि ये न्यायालय में आप हमारे पास आने के बजाय पहले आप विश्व बैंक की जो स्थायी तटस्थता विशेषज्ञ समिति है, कमेटी है, उस कमेटी के पास जाइए। वो कमेटी इस पर निर्णय देने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है का यह फैसला पाकिस्तान की उस याचिका पर आया जिसमें कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यानी कि जो पाकिस्तान है उसने किसके लिए याचिका दायर की थी, तो जो भारत के द्वारा निर्माणाधीन किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना है इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यानी कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका दरवाजा खटखटाया था। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि उसके अनुसार सिंधु जल संधि जो है 1960 के प्रावधानों के तहत इस विवाद को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से पहले हल किया जाना चाहिए। यानी कि विश्व बैंक जो प्रावधान था सिंधु जल समझौता, इसके तहत एक प्रावधान था कि अगर दोनों देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है ना तो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ समिति है और वो विशेषज्ञ समिति पहले उसको हल करेगी। वहां से नहीं हल होता तब आप जाएंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने किया क्या कि वो तटस्थ समिति के पास ना जाके सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला गया। तो उसने कहा कि आप जो दायरा है, जो रूट है, उस रूट को फॉलो करते हुए हमारे पास तक आइएगा अगर जो हल नहीं होता है मामले तो। ठीक है, आगे देखें। अब मामले की पृष्ठभूमि और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में चीजें जान लेते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जो पश्चिमी नदियां है भारत के अधिकार सीमित होगा इस पर। जो हिस्सेदारी की बात करें, सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान की हिस्सेदारी, जो पूर्वी नदियां हैं यानी कि सतलज, व्यास और रावी, भारत के पास पानी का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दिया गया। और वहीं पर देखा जाए जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम, यहां पर भारत के अधिकार सीमित कर दिए गए। यानी कि पाकिस्तान को ज्यादा अधिकार दिया गया, भारत को सीमित अधिकार दिया गया। स्थिति के हिसाब से सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति भी साथ साथ दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को लेकर वो चला गया आर्बिट्रेशन कोर्ट में। देखा जाए तो 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों व्यास, सतलुज, रावी, झेलम और चेनाब का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़े ही होंगे। सिंधु जल समझौते में भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों को विकसित करने का अधिकार मिला। यानी कि जो सतलुज, व्यास और रावी थी इनको विकसित करने का अधिकार भारत को मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को विकसित करने का अधिकार मिला। जो सिंधु, झेलम और चिनाब था इन नदियों का अधिकार मिला पाकिस्तान को। भारत पाकिस्तान को आवंटित नदियों का उपयोग कर सकता है। जो भारत है वो पाकिस्तान को जो आवंटित नदियां है ना, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका उपयोग कर सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को नदी के पानी के प्रवाह में बाधा नहीं डालेगा। यह भी प्रावधान किया गया था सिंधु जल समझौते में कि जो प्रावधान है यानी कि पाकिस्तान को जो मिल अधिकार क्षेत्र में थी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी का उपयोग तो कर सकता है, जो आवंटित नदियां हैं उनका उपयोग तो भारत कर सकता है, लेकिन उनके प्रवाह में बाधा नहीं डालेगा भारत, ऐसी बात कही गई थी।
अब यहां पर यदि दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है तो 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र का भी निर्माण किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। पहले चरण में क्या था कि दोनों देश सिंधु जल आयुक्त की बैठक में विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं और यदि यह विफल रहता है तो वे विश्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। पहली चरण यह था। दूसरे चरण में क्या होता है, विश्व बैंक जिसने सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की है एक तटस्थ विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगा और वो कमेटी जो होगी वो कमेटी दोनों देशों के बीच में आपस में जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। अब यहां पे भी अगर विवाद नहीं सुलझता है तो उसके बाद क्या होगा, यदि कोई भी देश तटस्थ विशेषज्ञों के फैसले से असहमत है तो वह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय से संपर्क कर सकता है। ठीक है, यानी कि तब जाएगा वो तीसरे चरण में। अब यहां हुआ क्या था कि वो पहले चरण में दूसरे चरण में न जाके पाकिस्तान सीधे तीसरे चरण में चला गया था, यहीं पर सीधे उसने अपील कर दी थी और इसी वजह से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने भारत जो पाकिस्तान है पाकिस्तान की अपील को ठुकरा दिया और भारत के रुख का समर्थन किया। आगे देखें, किशन गंगा और रतले परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्ति क्या है। अब यहां पर यह परियोजना के बारे में भी आप जान लीजिए कि भारत बंदीपोरा जिले में, जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में झेलम की सहायक नदी जो है किशन गंगा पर 330 मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। कहां पर कर रहा है, किस जिले में कर रहा है, कितने मेगावाट की है, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दोनों ही अपवाह नदी परियोजनाएं हैं, यानी कि दोनों जो है ये अपवाह नदी बह रही है और उस पर परियोजना का निर्माण किया, कोई बांध बना के नदी का जल रोका नहीं गया है, यानी कि ये अपवाहित नदी जल परियोजनाएं हैं, जिसका अर्थ है कि पानी को संग्रहित करने के लिए कोई बांध नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो अपवाह नदी परियोजना है, अपवाह नदी परियोजना का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि पानी को संग्रहित करने के लिए कोई बांध का निर्माण नहीं किया जा रहा है, पानी बह रहा है, बीच में परियोजना का निर्माण कर दिया गया और इसी जल विद्युत परियोजना से जो बिजली है वो बिजली बनती रहेगी। पाकिस्तान इन नदी परियोजनाओं पर आपत्ति कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये नदी परियोजनाएं हैं, इनका विरोध कर रहा है पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जो है वो जो सिंधु जल समझौता था उसके प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और ये परियोजनाएं पाकिस्तान में नदी के पानी के प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी, ऐसा पाकिस्तान का अनुमान है, ऐसा संदेह है। इसी संदेह की वजह से पाकिस्तान सीधे सीधे वहां चला गया। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या कि जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि आप जो रूट है उस रूट को फॉलो करके आइए, डायरेक्टली हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में चीजें जान लेते हैं। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना 1899 में आयोजित प्रथम हेग शांति सम्मेलन के दौरान की गई थी। कब की गई थी? प्रथम हेग शांति सम्मेलन 1899 में आयोजित किया गया था और इसी दौरान स्थायी यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई थी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना अंतरराष्ट्रीय विवादों के प्रशांत समाधान, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विवादों के लिए समाधान के लिए कन्वेंशन द्वारा की गई थी। एक कन्वेंशन के द्वारा इसका वो किया गया था, स्थापना की गई थी, जिस पर प्रथम हेग शांति सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय एक अंतर सरकारी निकाय है जो राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों को विभिन्न विवादों के समाधान हेतु सेवा प्रदान करता है। यानी कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या अंतर सरकारी निकायों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, राज्य की संस्थाओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, दो राज्यों की संस्थाओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसके द्वारा दोनों के बीच में मध्यस्थता की जाती है और सुलह कराया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अब यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन सा प्रस्ताव था, कौन सी अपील थी जिसके लिए गया था पाकिस्तान, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, कौन से अपील को ठुकरा दिया, उन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पे अपने इस वीडियो में चर्चा कर ली, विस्तार से चर्चा कर ली। और सिंधु जल समझौते के संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट है, देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को कौन सी नदी को विकसित करने का अधिकार मिला, यानी पाकिस्तान को कौन सी नदियों को विकसित करने का अधिकार मिला? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, सिंधु। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किशनगंज नदी, जो किशन गंगा नदी है, किशन गंगा नदी जिस पर 330 मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की सहायक है? झेलम की, रावी की, व्यास की या सतलुज की? ठीक है, तो आपको बताना है कि किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का पेपर और
जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी देखा जाए, भारत पाकिस्तान संबंध के संदर्भ में देखा जाए तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप करंट से, जो सिंधु जल समझौता है उसको आप करंट से जोड़ने के लिए इस टॉपिक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।